हाय एवरीवन। एक कॉमन क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है मुझे, अनगिनत कॉल है इस पर कि कम टाइम है सर, कम टाइम में कैसे कवर करना चाहिए। मतलब आपके पास में कुल मिला के अभी 20 दिन भी है, हो सकता है किसी के एग्ज़ाम लेट आएंगे तो उनको ज़्यादा टाइम मिल सकता है। तो मान लो कि हमारे पास में 20 दिन भी नहीं है, अभी आज 4 तारीख है, मतलब आपके पास कुल मिला के 18 दिन है, ऐसा मान लेते हैं। तो 18 दिन में कैसे स्टडी की जाए, तो क्या आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो मैं आपको एक एक सब्जेक्ट का बताता हूँ कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। पहले तो आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, अपने पहले कौन से सब्जेक्ट करने चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ और आप इसको ही फॉलो कीजिएगा। देखो, सबसे पहले आपको करना है रीजनिंग आपको पूरा करना है। रीजनिंग में वो टॉपिक छोड़ने हैं जो एग्ज़ाम में टाइम ज़्यादा कंज्यूम करते, वो टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। जैसे पज़ल के क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है उसको सॉल्व करने के लिए। तो जितने भी पज़ल पूछेंगे आपको तो वो नहीं करना, और आपकी जो एबिलिटी है उसके हिसाब से भी डिसाइड करना कि आपको कौन से क्वेश्चन है जिनको एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम लगता, तो उनको ना करो आप। उसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं ना, उनको सबको करो, सारे के सारे करो। उसके बाद में आता है आपका मैथ को भी काफ़ी वेटेज है, पर मैथ में से आपको बहुत सिलेक्टेड टॉपिक करने हैं जो आपके कैपेबल है, आप जिसको आपको बहुत कम टाइम लगता है सॉल्व करने के लिए, वो करना है। वो क्वेश्चन अवॉइड करने हैं जो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो मैथ को आपको सेकंड प्रायोरिटी पे देना है, नहीं देना है, ये आप पे डिपेंड करता। अगर आपका मैथ अच्छा है तो दो, अगर आपका मैथ बहुत वीक है, आपको कैलकुलेशन करने में टाइम लगता, तो आप उसको होल्ड पे रखो, उसको प्रायोरिटी में मत रखो। सेकंड नंबर पे आपकी प्रायोरिटी आती है आपकी सीडीपी की। सीडीपी का आपने सीटेट में या फिर महाटीटी में पहले ही पढ़ चुके होंगे। आपको अगर उसके जो नोट्स देखें आप या फिर उसका सिलेबस देखें, तो एक आपके 20 से 30 पेजेस के अंदर में उसका पूरा 25 मार्क्स का पूरा कवर होता है। तो वो उसके नोट्स आपके पास चाहिए, एनालिसिस करे हुए प्रॉपर तरीके से। तो आपका एक दिन में उतना रीडिंग होता है आपका। तो आपका पहले रीजनिंग, 2 नंबर पे आपका सीडीपी होना चाहिए, 3 नंबर पे आपका सोशल साइंस होना चाहिए। सोशल साइंस कब होना चाहिए, जब आपका एनालिसिस करके आपके पास नोट्स अवेलेबल है तो तब। तो ये आपका होना चाहिए सोशल साइंस तीसरे नंबर पर। फिर उसके बाद आता है आपके लैंग्वेजेस। तो 2 लैंग्वेजेस है, एक है मराठी और एक इंग्लिश है। तो मराठी और इंग्लिश में उनके 2 टॉपिक है, एक वोकेबलरी है और एक ग्रामर है। तो इंग्लिश लेते हैं। इंग्लिश में आपको ग्रामर के टॉपिक पढ़ने हैं, टेंस, वॉइस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, आर्टिकल और पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये इतने टॉपिक आपको करने हैं, ये हो जाते हैं एक एक टॉपिक को। मतलब इतने टोटल टॉपिक आप एक दिन में भी कवर कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं। अगर आपका टेंस अच्छा है तो ये सब चीज़ें कवर करना आसान है, एक दिन में या 2 दिन में हो जाएंगे आपके पढ़ना। उसके बाद में इंग्लिश ग्रामर की वोकेबलरी है ना, तो वो बहुत अनसर्टन है, आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि ये पूछेंगे या वो पूछेंगा। तो उसको, और ख़ास बात है, उसको रटने में या याद करने में टाइम बहुत लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप इंग्लिश की वोकेबलरी अगर टाइम हो आपके पास है तो मैनेज कीजिए, वरना उसको होल्ड पे करके रखिए, उसको एक्स्ट्रा टाइम में मैनेज करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा बहुत टाइम है, तो उसमें से आपको इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले आपको करना है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कोई भी ग्रामर की किताब में आपको मिल लेगा, ठीक है। उसके साथ साथ डिक्शनरी वर्ड करना है। डिक्शनरी वर्ड बहुत आसान है, आपको जब भी 10 मिनट में आपको डिक्शनरी वर्ड का एक क्वेश्चन आ जाएगा, आपको कैसे सॉल्व करते हैं उसको। उसके अलावा बाकी जो वोकेबलरी है तो उसमें फ्रेजेस पे जोर दिया गया है। अगर टाइम है तो कुछ फ्रेजेस पढ़ने की कोशिश कीजिए, कोई अच्छे सोर्स के जो आपने एनालिसिस किया होगा पेपर, उसके हिसाब से। उसके बाद में आता है मराठी। मराठी में भी वही 2 हिस्से हैं, एक ग्रामर का है और एक वोकेबलरी का है। तो मराठी का जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो बहुत मतलब इंग्लिश के उतने अनसर्टन नहीं है, काफ़ी हद तक सर्टन है, उसके एक स्पेसिफिक जगह से ही पूछे जाते हैं। तो आपको 10 से 15 मार्क्स मराठी के पूछे जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए आपको, ग्रामर के 3 टॉपिक करने हैं आपको, 4 टॉपिक करने हैं। एक आपको करना है संधि करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच करना है कंसेप्चुअल तौर पर। उसके बाद में आपको उसमें प्रयोग बोल के है और समास है, ये 4 टॉपिक करने हैं आपको। ये 4 टॉपिक हो जाते, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर हुआ तो पहला टॉपिक भी कर लेना, जिसको बोलते हैं वर्णमाला भी कर लेना, आसान है, समझ में आ जाता, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में वोकेबलरी। तो मराठी की वोकेबलरी में आप आसानी से कर सकते हैं वाक् प्रचार, है ना, वाक् प्रचार और ध्वनि, वो आसानी से समझ में अभी आ जाएगा उर्दू मीडियम के बच्चों को। जितने भी इंग्लिश और उर्दू मीडियम के बच्चे हैं ना, उसको वाक् प्रचार समझ में आ जाएगा और वो बहुत डिफिकल्ट नहीं जाता याद करने के लिए। तो ये करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास है तो समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इतने आपसे हो सकते हैं, पॉसिबल है, तो इसको प्रायोरिटी दो। तो दोनों लैंग्वेजेस है, इंग्लिश और मराठी, तो उसमें आपका ग्रामर का कंटेंट पहले हो जाना चाहिए, दोनों ही साइड।
दोनों साइड का ग्रामर आप पढ़ लेना, हो जाएगा, पॉसिबल है। वोकेबलरी में जो मैंने अभी बताया आपको टॉपिक, वो टॉपिक करने की कोशिश कीजिए, हुए तो वो भी टाइम मैनेज करके, प्रायोरिटी में होने नहीं चाहिए। लास्ट में आता है आपका साइंस। साइंस का सिलेबस आपको पढ़ना है 6, 7, 8, कभी कभी 9 के भी क्वेश्चन है या 10 के भी क्वेश्चन है अगर आप देखेंगे तो इतने सारे क्वेश्चन और इतना सारा पढ़ने के लिए बहुत टाइम चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कम टाइम में क्या पढ़ सकते हैं हम साइंस का। देखो साइंस पे 20 से 30 क्वेश्चन है, कभी किसी में 25 है, किसी में 20 है, कभी 30 भी क्वेश्चन है इसमें, तो इतने तो छोड़ नहीं सकते। तो इसमें से सिलेक्टेड चीज़ें अगर करनी है तो क्या कर सकते हैं। तो देखो एक कॉमन क्वेश्चन सब पे पूछा गया है, जितने भी यूनिट्स है, जितने भी यूनिट्स है फिजिक्स के और बायोलॉजी के जो भी होंगे, केमिस्ट्री के और फिजिक्स के, वो सारे यूनिट्स पे एक क्वेश्चन कंपलसरी पूछा है। उसके साथ साथ जितने भी मशीनरी है, इंस्ट्रूमेंट है, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, जैसे कि MRI क्या है ना, स्पेग्मोमैनोमीटर क्या है, उसके लॉन्ग फॉर्म क्या है, ये काय के लिए यूज़ होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो उनके इंस्ट्रूमेंट पे पूछे गए हैं, एक यूनिट पे और इंस्ट्रूमेंट पे एक क्वेश्चन कंपलसरी पूछा है उन्होंने, तो आप ये टॉपिक कर सकते हैं। उसके अलावा अब यहाँ से अलावा आप क्या करेंगे, तो ज़्यादातर क्वेश्चन बायोलॉजी पे आते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं हम, तो बायोलॉजी पढ़ लो, बायोलॉजी पे ज़्यादा क्वेश्चन है, अब वो आपके पास नोट्स होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें एक बार और याद रखो, अब आप पेपर एनालिसिस करने की आपको ज़रूरत नहीं है और आप करिए भी मत। अगर आप पेपर एनालिसिस करने आप जाएंगे यहाँ से, तो आपको एनालिसिस करने तक आपका सारा टाइम चला जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात, कोई एक अच्छा सोर्स ढूंढ लो, या फिर आपके पास जितने अवेलेबल है उसमें से बेहतरीन सोर्स ढूंढ लो। एक 10 जगह के नोट्स, 10 जगह के वीडियो अगर आप फॉलो करोगे ना, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा क्या पढ़ना है, और रिपीटेशन होगा। तो 19-20 चीज़ें सब में एक रीति, तो एक कोई सोर्स पे से स्टडी कीजिए। 12 सोर्स पे अगर शिफ्ट होंगे ना आप तो वो आपको प्रॉब्लम में डाल देगा, आपका टाइम चला जाएगा। 1-2 दिन में देख लो यूट्यूब पे कौन सा सोर्स अच्छा है वो देख लो, या फिर नोट्स कौन से वो सोर्स देख लो आप अवेलेबल कौन से, तो उसके वही सोर्स को पकड़ के रखो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा मैं क्लास से रिलेटेड या हम क्या देते क्लास में वो बताता हूँ। देखो हमने अभी टाइम के हिसाब से ना, एक जो टाइम है उसके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, पूरा गाइड कर रहे हैं बच्चों को। तो हम लोग नोट्स और रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल करा के दे रहे बच्चों को। तो रिकॉर्डेड लेक्चर में क्या करना है और क्या नहीं करना है वो हमको समझना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अब कम टाइम है तो नोट्स पढ़ लिए तो हो जाएगा क्या, हाँ वो भी पॉसिबल है, हो जाएगा, बट कुछ टॉपिक है जो आपको वीडियो ही देखना पड़ेंगे या लेक्चर ही देखना पड़ेंगे। जैसे रीजनिंग हो गया, रीजनिंग में शॉर्टकट होते हैं जो नोट्स में पढ़ के उतने समझ में नहीं आते, तो एटलीस्ट आपको रीजनिंग के भी वीडियो तो देखने पड़ेंगे। उसके साथ साथ CDP के लेक्चर है ना, 3 से 4 लेक्चर होते हैं, बहुत बड़े बड़े लेक्चर नहीं होते, वो आसानी से हो जाता है उतना। तो आपका 70 से 80 मार्क्स रीजनिंग के और 4 से 5 मतलब 20 से 25 मार्क्स CDP के, तो ऐसे 100 मार्क्स का आप आसानी से कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें बहुत बड़ा नहीं प्रोसीजर है। उसके बाद में 100 मार्क्स के लिए आपको बाकी चीज़ें तो वो तय करना है कि आपको नोट्स पढ़ के समझ में आएगा या आपको लेक्चर देखना पड़ेंगे। तो मतलब आपको सारी सिचुएशन को बैलेंस करना पड़ेगा, नोट्स और लेक्चर्स ये सबको बैलेंस करके स्टडी करना पड़ेगी, तभी आप कंपटीशन में टिकेंगे। अभी मुझे एक सोर्स से मालूमात मिली है कि हमारे उर्दू की जगह टोटल 1474 जगह है जो पवित्र पोर्टल के थ्रू भरने वाली है। इसका ऑथेंटिक सोर्स मेरे पास नहीं है, मुझे एक जानकारी मिली है उसके हिसाब से, तो मैं इसको कंफर्मेशन करके जल्दी आपको बताऊंगा, बट ये एक जानकारी अभी मिली है, तो ये हो सकती है यही है और नहीं भी। और जहाँ तक मेरा एक अंदाज़ा है तो आपकी 2000 के आसपास जगह ही रहेगी उर्दू मीडियम की, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। और आपके बच्चे लगभग आपके 7 से 8 हज़ार, 6 से 7 के अराउंड में, 7,000 के अराउंड में CTET महा TET पास बच्चे हैं उर्दू मीडियम के, तो आपके लिए कंपटीशन हाँ रहेगा। और एक बात याद रखिए, आपको ना बहुत सारे 90% बच्चे ऐसे हैं जो नोटिफिकेशन आने के बाद में स्टडी पे लगे, 90% बच्चे ऐसे हैं। तो आपके लिए आप लोग सब एक ही लाइन में हैं, सब लगभग सारे बच्चे। तो यहाँ पर आप इतना भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि आप टाइम हो गया आपसे होगा नहीं, आप कंपटीशन है, सब बच्चे अभी लेट शुरुआत करें। तो बस आपको ये देखना है कि ये 10-15 दिन या 15-20 दिन आप कैसे मैनेज करते, आप और लोगों से कैसे बेहतर हो सकते, आपको ये देखना है। आपको पूरा सिलेबस कवर करने की ज़रूरत नहीं है। अब खास बात एक और याद रख लो कि आपको क्या क्या अवॉइड करना है जो नहीं पढ़ना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको याद रखो मेरी बातें। देखो आपको अवॉइड क्या करना है, मैथ और रीजनिंग के वो टॉपिक अवॉइड करने हैं जो एग्जाम में टाइम ज़्यादा लेते हैं, वो आपको पढ़ने नहीं है, क्योंकि आपका टाइम मैनेज नहीं हुआ तो वैसे भी वो आपको वहाँ पे भी प्रॉब्लम देते, तो ये नहीं करने हैं आपको। अगर आपको आपका सारा सिलेबस पढ़ के हो गया और आपके पास टाइम है तब पढ़िए उसको,
अगर आपके पास टाइम कम है, सिलेबस नहीं हुआ है तो उसको रहने दो अभी। उसके बाद में आता है आपका जो नहीं पढ़ना है वो है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री के पीछे मत जाइए। देखो जितने भी बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, जैसे MPSC हो गया या और एग्ज़ाम की, तो वो लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस होता है। जैसे मेरा एक्सपीरियंस है 4 साल का, तो इस 4 साल में हमने एक चीज़ समझने की कोशिश की, वो ये है कि हिस्ट्री और साइंस में कितनी भी स्टडी करो मार्क्स नहीं आते। और आपको सोशल साइंस में हिस्ट्री पे क्वेश्चन कितने हैं, किसी में 2 है, किसी में 3 है, 5 से नीचे कम है। और हिस्ट्री पे मिडिवल पे क्वेश्चन है, मॉडर्न पे है और एंशिएंट पे भी क्वेश्चन है। तो इतना वास्ट सिलेबस है, उसमें से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें कॉस्ट बेनिफिट वो हमको पुरता नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में हिस्ट्री को अवॉइड करो पढ़ना। जिनकी स्टडी हो चुकी है और वो कुछ पढ़ना चाह रहे हैं हिस्ट्री का, तो वो क्या करें, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थी वो और जितने भी बुक्स लिखे गए, कब मैं हिस्ट्री के बुक्स बता रहा हूँ, कौन सी जिसने जो बुक लिखी वो याद करो, और किसने कौन सी संगठना बनाई थी वो याद करो। मतलब आपको पूरा हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री में क्या करें तो क्या करना है कि किसने कौन सी बुक लिखी वो पहले, उसके बाद में किसने कौन सी संगठना ऑर्गेनाइजेशन बनाई वो, और तीसरा अगर कुछ करना है तो एंशिएंट के और मिडिवल के अलग अलग किंगडम है, उनके पहले राजा कौन है, इतना कीजिए बस। उसके अलावा मत कीजिए, आपको हिस्ट्री समझ में भी नहीं आएगा आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो उसके पीछे मत जाइए। अगर टाइम नहीं है तो हिस्ट्री को अवॉइड ही कीजिए। उसके साथ साथ आपको साइंस को भी ध्यान देना है। साइंस में पूरा साइंस पढ़ने के लिए उतना टाइम नहीं है अभी। आपके कम से कम 200 पेज के नोट्स हैं। अगर 200 पेज के नोट्स पढ़ने जाएंगे तो उसको 8 से 10 कितना भी फास्ट पढ़े तो लग ही जाएंगे। अगर टाइम है तो मैनेज कीजिए, उसमें भी प्रायोरिटी भी रखिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर आपसे हुआ तो जो मैंने अभी बताया वो कीजिए, और बायोलॉजी कीजिए, और हुआ तो फिजिक्स भी किए तो चलेगा, केमिस्ट्री तो बिल्कुल मत कीजिए। अगर टाइम है तो कीजिए लास्ट। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए आप, ठीक है। और आप लोग अगर ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर लेना चाहते हैं या फिर नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, इसके थंबनेल में भी मेरा नंबर है, ठीक है। तो हमारे पूरे एनालिसिस करके पूरे सिस्टमेटिक नोट्स है। और आप अगर नोट्स या क्लासेस परचेस करते हैं तो आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है इसका हम स्पेशली गाइड करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और ख़ास बात, इसको शेयर कीजिए। जो भी बच्चे अभी अफरा तफरी में हैं, शायद उनको इससे कुछ फ़ायदा हो और वो अपना प्रॉपर प्लान कर सके। तो इसको यहाँ से सब तक शेयर कीजिए ये वीडियो को, और बने रहिए। मैं कुछ ना कुछ नए अपडेट लेकर रोज़ आऊँगा। मैं एग्ज़ाम होने तक आपको पूरा प्रॉपर गाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। आपके सारे प्रॉब्लम्स मैं शाम में रोज़ लाइव आ रहा हूँ, वहाँ पर आपके क्वेश्चंस के आंसर भी देने की कोशिश करता हूँ मैं। तो रोज़ 9 बजे आप लाइव आके मुझसे कुछ सवाल करने तो कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पॉजिटिव होकर ही पढ़ाई कीजिए। सब अच्छा होगा, बेहतरीन होगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।